हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2022 में कुल 48 शिफ्ट में एमटीएस का एग्जाम लिया गया था। और यह वीडियो नंबर है 13, जिसमें दोस्तों बात करेंगे हम लोग 11 जुलाई 2022 के दिन फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और फटाफट क्या कर देंगे, वीडियो को थोड़ा सा शेयर करेंगे आप लोग अपने स्टडी ग्रुप में। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो दोस्तों जाना है प्लेलिस्ट में, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, आप वहाँ से सारे वीडियो को देख लीजिएगा आसानी से। पेन कॉपी लेकर ही देखिए वीडियो दोस्तों। जो प्रश्न आपको नहीं आता है क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, फ्री में होता है दोस्तों। और लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों कुल 60 मिनट होता है हॉकी मैच की अवधि। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो 60 मिनट आपका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया निम्नलिखित में से किसने गाया है। देखिए दोस्तों चन्ना मेरेया जो गीत था काफ़ी प्रसिद्ध गीत है और गाया गया है किसके द्वारा, तो अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया है दोस्तों। फेमस सिंगर है बॉलीवुड के, याद रखिएगा अरिजीत सिंह के द्वारा। चन्ना मेरेया निम्नलिखित में से अगर पूछे तो बताइएगा कि अरिजीत सिंह के द्वारा गाया हुआ यह गीत है। देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये सारे प्रश्न मिलते हैं। अब आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, गीत संगीत से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप कहीं भी मॉक लगाते हो तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूँ, चाहे मैंने जीडी का करा रखा है या फिर आपके एमटीएस का करा रखा है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ बनाना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। देखिए बांग्लादेश जो है भारत के मेघालय राज्य के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब अगर हम लोग ऑप्शन को डिस्कस करें तो मणिपुर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में। देखिए यहाँ के सीएम कौन है तो बताइएगा फटाफट। एन बीरेन सिंह ये यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, गवर्नर हो जाएंगे अनुसुईया उइके। कौन हो जाएंगे, अनुसुईया उइके हो जाएंगी मणिपुर की गवर्नर। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में बहुत सारे राज्यों का गवर्नर को बदला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके हो जाएंगे। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। और बिहार के राज्यपाल कौन है तो याद रखिएगा पहले फागू चौहान थे, लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है राजेंद्र आर्लेकर बन गए हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर बन गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बात करें नागालैंड का तो नागालैंड की अगर बात किया जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नेफ्यू रियो, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ला गणेशन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं नागालैंड के। मेघालय की भी बात कर ही लेते हैं। देखिए दोस्तों मेघालय के कोनराड संगमा हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल की बात करें तो अब बन गए हैं फागू चौहान, जो कि पहले कहाँ के थे, बिहार के थे। अब बिहार के कौन है, राजेंद्र आर्लेकर। और फागू चौहान जो है अब मेघालय के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए कि राज्यपाल जो बनते हैं उनको नियुक्त कौन करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए दोस्तों ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, ये गलत है। धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर नहीं खींचते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों गंधार की राजधानी की बात करें तो तक्षशिला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रहा था उस समय गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान ने कहाँ के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को गृहीत किया है? यानी कि दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, यह प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। याद रखिएगा। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात किया जाए तो एकल नागरिकता। याद रखिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता को हमारे संविधान में लिया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो कि 21 में आयोजित किया गया था में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए दोस्तों 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाला फेंक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन व्यक्ति कौन खिलाड़ी जीते थे भाला फेंक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड किसने जीता था भारत के लिए भाला फेंक में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आप लोग के लिए मैं प्रश्न हमेशा देते रहता हूं क्योंकि आप लोग एक्टिव रहिए वीडियो क्लास के दौरान। देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि एला लाकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? अब देखिए ऐसे प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं शुरुआत में ही बता रखा है, शुरू वाले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि नृत्य हुआ, त्योहार हुआ, उत्सव हुआ, जनगणना हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाद्य यंत्र और उनके वादक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों एला लकराडी जो है केरल के आदिवासी नृत्य है। याद रखिएगा कहाँ का है, केरल का है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोवा की अगर बात किया जाए तो दोस्तों गोवा का नृत्य हो जाएगा फुगड़ी नृत्य। क्या आपने नाम सुना है? और ज़रूर सुने होंगे जो भी लगातार वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर रखा है। बात करें झारखंड का नृत्य तो दोस्तों याद रखिएगा छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। और दूसरा भी याद कर लीजिएगा पाइका नृत्य। अगर राजस्थान की तरफ चला जाए तो घूमर नृत्य आपको ध्यान में रखना है, ये राजस्थान का नृत्य है। आइए चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाला पत्थर जैसी चकती डिस्क को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है आमलक बोला जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा और आसपास के जिले में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पत्थर जैसा कि चकती जैसा दिखता है, डिस्क की तरह दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? आमलक बोलते हैं। याद रखिएगा। आइए चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एलपीजी के फुल फॉर्म पे। ठीक है, किसका? एलपीजी का फुल फॉर्म। देखिए दोस्तों एल से आपका हो जाएगा लिबरलाइजेशन, जो कि हमारा सही उत्तर था। लिबरलाइजेशन एल से हो जाएगा। पी से अगर बात किया जाए तो पी का मतलब होगा दोस्तों प्राइवेटाइजेशन। क्या होगा दोस्तों? प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा आपका पी से। अगर जी से अगर बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एल से हो जाएगा लिबरलाइजेशन, पी से आपका हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन और जी से हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? तो मृणालिनी साराभाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है मृणालिनी साराभाई, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है
कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। अनुमानित परास बताना है दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 30% से 35% के बीच में था नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार। देखिए दोस्तों, जनगणना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। जो भी एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 के एग्जाम में जनगणना से बनने वाले सारे प्रश्न मैंने करा रखा है, जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोक, हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखिए दोस्तों, कोक जो है कठोर होता है, संरंध्र होता है और काला पदार्थ होता है, और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप में माना जाता है कोक को, आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं एग्जाम सेंटर पे। अगला सवाल है कि आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो चलिए इसका तो 78% सही उत्तर होगा। नाइट्रोजन का प्रतिशत आयतन के अनुसार वायुमंडल में होता है। अब आपको बताना है ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद होता है दोस्तों वायु में, आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है। देखिए दोस्तों, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है आवास और शहरी मामले से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर रक्षा की बात करें तो रक्षा मंत्री जो कौन है आपको पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं। वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, तो बताइए ना, धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आवास और शहरी मामले के अगर मंत्री की बात किया जाए तो वो हो जाएंगे हरदीप सिंह पुरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। जहाँ इम्पोर्टेंट है दोस्तों डिस्कशन का, वहाँ डिस्कशन तो हम बिल्कुल करेंगे, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लोग डिस्कशन भी करते चलेंगे, ठीक है। देखिए, गोरखपुर भारत के रेलवे का मुख्यालय है। अब आपको बताना है कि जो गोरखपुर है दोस्तों भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उत्तर पूर्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। तो दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी पुस्तक है, याद रखिएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है, खुशवंत सिंह का है। बात करें दोस्तों सैक्रेड गेम्स की, यह बुक किसकी है, तो आपको ध्यान में रखना है विक्रम चंद्रा, आपको याद रखना है विक्रम चंद्रा के द्वारा सैक्रेड गेम लिखा गया है। द गाइड आपको तो पता है आर.के. नारायण हो जाएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान बात कर चुके हैं खुशवंत सिंह। असुटेबल बॉय हो जाएगा दोस्तों विक्रम सेठ का, असुटेबल बॉय याद रखिएगा, पुस्तक जो है विक्रम सेठ का है। आइए चलते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। इससे दोस्तों आपको पता चला होगा कि प्लासी के युद्ध में कौन हार गया था, सिराजुद्दौला हार गया था। उसका कारण क्या था, तो दोस्तों सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। यानी कि दोस्तों जो सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना था उसने युद्ध में भाग लिया ही नहीं, इसलिए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी कर देंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोग देखते हैं ना फेसबुक पे कितना लाइक कमेंट होता है, तो आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करें दोस्तों, एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। किसी ना किसी को तो इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं कि अप्रैल 2022 में किसको भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। तो विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे विनय मोहन क्वात्रा को अप्रैल 2022 में। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
चेरा पन्हारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो दोस्तों ओडिसी की रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है चेरा पन्हारा अनुष्ठान। याद रखेंगे, ओडिशा की रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। वैसे पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, गुजरात की नवरात्रि और पंजाब की बैसाखी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो दोस्तों नंदा देवी जो है ना, भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से एक है नंदा देवी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने है कि मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो। और ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1909 में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि इल्बारी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। दोस्तों इल्बारी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि समशीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। तो गेहूं, देखिए दोस्तों समशीतोष्ण घास के मैदान गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श माना जाता है समशीतोष्ण घास के मैदान को। आइए चलते हैं, आज के हमारा अंतिम सवाल ये रहा। अंतिम सवाल है कि उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये नहीं होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी नहीं होगा। स्वतंत्रता के अधिकार, ये भी नहीं होगा। समता के अधिकार, आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है उपाधियों का उन्मूलन। आइए चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न पे। अच्छा 25 प्रश्न हो गया ना। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत जल्द दोस्तों अगला वीडियो भी आपके लिए आने वाला है। टॉपिक वाइज वीडियो मैं करा रखा हूं दोस्तों। एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं कराते चल रहा हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देते चल रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई समस्या हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए और इस बार सिलेक्शन लेके